स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं भवानी शर्मा दीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा भारतीय दंड संहिता। ठीक है, आप लोग बहुत दिनों से हमको कमेंट करते सर भारतीय दंड संहिता पे कुछ वीडियो का सेशन लेकर के आइए, जो परीक्षा आ गया है थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो देखिए मैं आज लेकर के आ गया हूँ और आज अच्छे से बैठ करके समझिए पहले, उसके बाद नोट करिएगा। पहले आप केवल देखिए ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय दंड संहिता। स्टार्ट करते हैं भारतीय दंड संहिता। ये मेरे लिए थोड़ा कुछ नया है, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए लिखते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। बाबू ये कब का है? ये नियम कानून ये है 1860 का। याद रखिएगा हमारा जो आईपीसी है वो 1860 का है, लेकिन ये लागू कब हुआ ये ध्यान रखिए। ये लागू हुआ है 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ संपूर्ण भारत में। ठीक है, अब देखिए ये पूछ देता है कि आईपीसी में कितने अध्याय हैं, तो सिंपल बात बाबू 23 अध्याय है। कितना है? 23 अध्याय। ठीक है, और धारावा कितना है? तो धारावा है बाबू आपका, धारा है, टोटल धारा है 511। कोई डाउट? ये थोड़ा कुछ पॉइंट हैं जो आईपीसी के महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत लोग कहते हैं सर आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको बहुत अच्छा एक बात समझा देते हैं, जीवन में नहीं भूलिएगा। आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? देखिए आईपीसी और सीआरपीसी इसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इसे कहते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। ये 1973 का है, याद रखिएगा। सीआरपीसी को कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये क्या होता है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए आईपीसी इंडियन पीनल कोड ये है 1860 का। लागू कब हुआ? 1 जनवरी, फिर वही बात, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? देखिए पहले आईपीसी समझते हैं। देखिए आईपीसी में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं ना, वो केवल 2 बातें बताते हैं। पहला बात क्या बताता है कि अपराध की परिभाषा बताता है, दूसरा उसी अपराध का दंड भी बताता है। 2 बातें आईपीसी कहता है। पहला अपराध का परिभाषा, मतलब कि कौन सा अपराध हुआ है। ठीक है, चोरी है तो चोरी किसे कहेंगे, लूट है तो लूट किसे कहेंगे, डकैती है तो डकैती किसे कहेंगे। हाँ, अब मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास गाड़ी रखे गए और गाड़ी बेच दिया तो उसे कौन सा अपराध कहेंगे। ये सारा चीज अपराध की परिभाषा कौन बताता है? ये हमारा आईपीसी बताता है, और उसी अपराध का क्या करता है? दंड बताता है। चलिए इतना समझ में आ गया। सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी जो होता है इसे दंड प्रक्रिया संहिता का है। जैसे कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो किन किन प्रोसीजर को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाएगा तो कैसे अपने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराएगा। ठीक है, कंप्लेंट दर्ज कराएगा। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया, इस सारा बात सीआरपीसी में। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया का होगी, पुलिस अगर उसको रिमांड में ले रही है तो कितने दिनों तक रिमांड में लेगी। ठीक है, न्यायिक रिमांड भी होता है तो वो कितने दिनों तक लेगी, ये सारा बात आपको सीआरपीसी मिलेगा। और जो अपराध है और अपराध की परिभाषा और अपराध के दंड का प्रावधान किसमें किया गया है? 1860 में। तो बाबू पहले हम जानेंगे अपराध किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपराध किसे कहते हैं। देखिए अपराध किसे कहते हैं? अरे बाबू
कोई अपराध करिएगा तब ना आपको पुलिस वाला ले जाएगा, हाँ, दंड देगा। बिना अपराध किए कैसे आपको दंड देगा? तो कुछ ना कुछ तो करिएगा ना, तभी तो कहेगा पुलिस वाला ले जाएगा। तो अपराध किसे कहते हैं ये आपको परिभाषित किया गया है आईपीसी का सेक्शन 40 में, 40 में, धारा 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। और ये लिखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो क्या कहेगा बाबू? वो अपराध कहलाएगा। तो आखिर में सर ये क्षति है क्या, ये जानेंगे। तो क्षति जानने के लिए हम लोग चलेंगे धारा आईपीसी के धारा 44 में। चलिए आईपीसी का सेक्शन 44 यानी कि धारा 44 में चलेंगे। और धारा 44 में बाबू क्षति शब्द को परिभाषित किया गया है जो अपराधवा में दिया है, ठीक ना। आपको धारा 40 अभी पढ़ा है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा उसे अपराध कहेंगे। तो क्षति कहते किसे हैं, ई बतिया को परिभाषित किया गया धारा 44 में। अब देखिए क्षति 4 प्रकार का होता है। पहला शरीर को क्षति पहुंचाना, पहला का है बाबू शरीर को क्षति पहुंचाना, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है सर, पहला है शरीर को क्षति पहुंचाना, दूसरा है संपत्ति को क्षति पहुंचाना, संपत्ति को क्षति पहुंचाना। तीसरा है उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाना, मस्तिष्क को क्षति पहुंचाना, ठीक है। और चौथा है बाबू उसके ख्याति को, जो रेपुटेशन है उसको क्षति पहुंचाना, यानी कि ख्याति को क्षति पहुंचाना, ठीक है। देखिए क्षति में 4 प्रकार के क्षति पहुंचाता। पहला क्या है? शरीर को क्षति पहुंचाना, दूसरा क्या है? उसके संपत्ति को क्षति पहुंचाना, और तीसरा क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब क्या? उसको टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। एकदम कह रहे हैं कि तुम्हारे वो बात जानते हैं, अगर तुम ये काम नहीं करेगा ना तो तुम्हारा बतिया खोल देंगे। तो क्या बेचारा टेंशन दे रहे हैं ना जी, उसको क्या करें? टेंशन दे रहे हैं। तो टेंशन में क्या कहलाएगा? मस्तिष्क को क्षति पहुंचाना। और लास्ट वाला है आपका चौथा ख्याति, जो उस बेचारे का इज्जत है समाज में, जो रेपुटेशन बनाया है उसको आप नीलाम कर देते हैं। अरे बाबू तो इस ख्याति को क्षति पहुंचाना मतलब क्या होगा? वो अपराध की श्रेणी में। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि अपराध में दिए गए क्षति शब्द को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो बाबू धारा 44 मार के आइएगा। और अपराध का परिभाषा किस धारा में दिया गया है? तो बाबू 40 मारिएगा, ठीक है। और ये पूछ दे कि क्षति कितने प्रकार से पहुंचाई जाती है? तो 4 प्रकार से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा अगर पेन कॉपी लिए हैं तो, वरना सुनते रहिए। चलिए अब देखिए बाबू, ये तो पहुंचा रहा है तो अपराध है। अब मान लीजिए हम खाली सोच रहे हैं, इस सब के बारे में केवल सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, उसका 2 बीवी है, 2 से शादी किया है, ठीक है। तो उसकी जो दूसरी बीवी है वो सोच रही है कि ये जो हमारा पति है केवल मेरी पहली वाली बीवी से खूब प्यार करता है, हमको कोई मतलब कि भावे नहीं देता है। तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि सोच रहे हैं ये जब सो रही है ना तो तकिया से मुंह दबा के उसको मार डालें। तकी मतलब जो होता है ना पिलो, उससे दबा करके मुंह मतलब क्या करे उसको मार डाले। तो यानी कि उसके शरीर को क्षति पहुंचाने के बारे में सोच रही है ना, शरीर को क्षति पहुंचाने के बारे में सोच रही है, ठीक है। वो केवल अभी सोच रही है, ठीक है। तो इन सब विचारों को केवल मन में आना, केवल मन में सोचना क्या कहलाएगा बाबू? मेनसरिया कहलाएगा। वाह क्या बात है सर, मेनसरिया, जिसे कहते हैं दुर्रास्य। हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? दुर्रास्य। एक बात बताइए, हम सोच रहे हैं, खाली सोच रहे हैं,
खाली सोच रहे हैं आज फलानवा को मारेंगे वहाँ पकड़ कर, बहुत ज़्यादा मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि मर जाए, खाली सोच रहे हैं हम, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो काम को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? नहीं। जब तक हमारे मन में मेन श्रिया है, अगर उस मेन श्रिया को, इस दुर्रास्य को जमीनी रूप में हकीकत में न बदलें, तब तक अपराध नहीं कहलाएगा। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अपराध कब होगा? मेन श्रिया हो और उस मेन श्रिया के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया और प्लान करके क्या किया? अपराध कर दिया या अपराध करने की कोशिश की, उसे क्या कहेंगे बाबू? अपराध कहेंगे। कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये हो गया दुर्रास्य, ठीक है। देखिए अपराध कैसे बनता, पहले एकदम आराम से सोचिए, सुनिए, पहले सोचिए। का सोचेंगे हम ना, आप क्या सोचिएगा? हाँ, घबराना नहीं है। जीवन में एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, ठीक है। कभी आदमी फेल भी हो जाता है, पास भी हो जाता है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। पूरे लगन के साथ मेहनत करना है, ठीक है। हम एक कहानी मतलब कि कविता पढ़े थे, उस कविता कुछ लाइन आपको हम सुना देते हैं कि कविता बहुत ही अच्छा है, सुनिएगा, आपको बहुत मोटिवेशनल मिलेगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों पे राह बनाते हैं, चढ़ विपत्ति पर छा जाते हैं, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, अब मानो जब जोर लगाता है, बाबू पत्थर पानी बन जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा। कोई ऐसा जीवन में काम नहीं है जो आपने ठान लिया हो न हो, वो कोई रोक नहीं सकता। आप करके देखिए, ये मेरा विश्वास है, आप करके देखिए। चलिए, भटकेंगे नहीं, फिर वही पॉइंट ऑफ आएंगे अपराध पे। देखिए अपराध कहेंगे किसे? पहले हमारे मन में हमने सोचा कि आज उसको फलाने को मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। तो पहले हमने सोचा, ठीक है ना, शरीर को क्षति पहुंचाने का सोचा, तो क्या हो जाएगा? मेन श्रिया हो जाएगा। एकदम बाबू आराम से, मेन श्रिया, उसे क्या कहेंगे? दुर्रास्य। हमने पहले सोचा कि आज उसको मारेंगे, तो खाली सोचा है ना, जब सोचेंगे तो उसको कहेंगे मेन श्रिया दुर्रास्य। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग। मेरा अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गड़बड़ा गया ना, इसीलिए हिंदिया में लिखते हैं हम। चलिए चलिए, प्लानिंग, कोई बात नहीं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। हम नहीं कहे हैं, ये मोहम्मद इकबाल का है, आज नहीं कहते, बहुत पहले कह पाए थे, ठीक है। प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं? अपराध का क्या कहते हैं? अपराध, अपराध करते हैं, मतलब कर देते हैं, या क्या करते हैं? अपराध करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेन श्रिया हो गया, ठीक है। यानी कि पहले क्या आया? विचार आया मन में। अपराध करने का पहले क्या आ रहा है? विचार आ रहा है। दूसरा क्या? उसको अब एकदम प्लान के हिसाब से बना रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि इस जगह पे इस समय यहाँ आता है बाजार करने, और उसी समय हम उसको अटैक करेंगे, उसको खूब पीटेंगे। तो क्या हुआ बाबू? प्लानिंग हो गया। प्लानिंग सोच लिए इतने बजे जाएंगे, उसको इतने बजे पड़ गया, प्लान हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? जा करके अपराध को कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये सब जो कहलाएगा ना, उसे कहेंगे एक्टस रियस। याद रखिएगा, एक्टस, अरे उतना अंग्रेजी खराब नहीं है वो, एक्टस रियस, उसे कहेंगे दुष्कृत। पहला क्या था? दुर्रास, और दूसरा क्या है? दुष्कृत। अपराध कैसे बन गया? देखिए अपराध का फार्मूला बन गया। अपराध का देखिए यहीं से फार्मूला बन गया। आज आप लोग खाली मैथ का फार्मूला जानते हैं, अपराध का फार्मूला हम बना दिए। अपराध, ठीक है। कैसे अपराध बना? पहले क्या आया? दुर्रास्य। दुर्रास्य जिसे क्या कहेंगे? मेंस रिया। मेंस रिया, रिया चक्रवर्ती मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया? एक्टस, यानी दुष्कृत। दुष्कृत जैसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्टस, एक्टस रिया, एक्टस रिया। इसको मिटा देते हैं। कुछ ज़्यादा दिन हो गया आपसे बिछड़े हुए, हमको भी आपके लोग की बहुत याद आ रही थी, क्या करें? एक्टस, एक्टस, ये चल नहीं रहा है,
एक्टस रिया। देखिए यहाँ पे एक मकड़ा आ गया था, कोई बात नहीं, अब चलेगा। देखिए अब चल रहा है ना, जानते हैं ये ऐसा पैनल है ना, कोई भी इस पर छोटा मोटा भी मकड़ियों बढ़ जाएगा तो चलवे नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। क्या हो गया, दुर्रास्य प्लस दुष्कृत, ठीक है ना। तो ये दुर्रास्य प्लस दुष्कृत से मिलकर क्या बनता है, अपराध। अब अपराध आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एक और पॉइंट समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके खिलाफ, आपके ऊपर किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, आपको किसी ने पीट दिया, आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने पकड़ के आपको पीट दिया, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर कर दे रहा है तो क्या होगा, आप जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाइएगा, थाने में तो जाइएगा, रिपोर्ट लिखवाइएगा। तो थाने में जा करके आप क्या करिएगा, अपना रिपोर्ट दीजिएगा। और रिपोर्टवा को क्या कहते हैं बाबू, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक से क्या कहते हैं, FIR। अब पुलिस को कौन से धारा के तहत अधिकार दिया गया है FIR लिखने का, तो वो धारा है CRPC का। CRPC का सेक्शन है, CRPC के सेक्शन है 154। पुलिस को यह अधिकार है CRPC की धारा 154 के तहत FIR लिखने का, ठीक है। देखिए एक बात जान लीजिए, आपराधिक प्रक्रिया को कोई भी चालू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ अपराध हुआ है तो केवल आप ही आपराधिक प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, नहीं, कोई और भी कर सकता है। एक अच्छा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई महिला है, वो बाजार गई, कुछ लोगों ने उसके ऊपर भद्दी टिप्पणियां कसी, उसको थोड़ा प्रताड़ित किया, तो महिला रोते हुए आई, अपनी माँ को सारी बात बताई। तो माँ ने क्या किया, जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाया। क्यों किया बाबू, अपराध तो माँ के साथ नहीं हुआ था, किसके साथ हुआ था, उसकी बेटी के साथ हुआ था, तो बेटी को ना लिखवाना चाहिए। लेकिन आपराधिक प्रक्रिया को हमारे IPC में प्रावधान किया गया है, कोई भी चालू कर सकता है। आप चालू कर सकते हैं, जिसके खिलाफ अपराध हुआ वो भी चालू कर सकता है, या उसका कोई रिलेटिव है वो भी चालू कर सकता है। तो कोई भी आपराधिक प्रक्रिया को चालू कर सकता है। अब देखिए पुलिस क्या करती है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है CRPC सेक्शन 154 के तहत। अब FIR दर्ज करके क्या करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या वाकई में मामला घटित हुआ है कि नहीं। तो देख लीजिए, ध्यान रखिए, पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन का हिंदी होता है अन्वेषण करेगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस के अन्वेषण करने का उद्देश्य क्या होता है, तो हमेशा मार के आइएगा, साक्ष्य इकट्ठा करना, साक्ष्य इकट्ठा करना, ठीक है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है उसका उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य इकट्ठा करना। चलिए इतना चीज तो क्लियर हो गया। पुलिस FIR किस धारा के तहत लिखती है, CRPC का सेक्शन 154 के तहत। और दूसरा क्या है, पुलिस जो अब FIR लिख देती है तो उसके बाद क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है साक्ष्य इकट्ठा करना। देखिए पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या अपने मन से इधर उधर कर देगी, नहीं, इसके लिए भी CRPC में एक धारा दी गई है। CRPC का धारा है आपका 2H। धारा 2H के तहत पुलिस का प्रावधान दिया गया कि पुलिस अन्वेषण करने के तहत, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के तहत किन किन प्रोसीजर को फॉलो करेगी, वो सारी बातें धारा 2H में लिखा गया है। इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए देखिए अपराध होता है तो दो लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है, फोटो बना देते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं अभियुक्त यानी कि जो अपराध को, याद रखिएगा, जो अपराध को करता हो उसे क्या कहेंगे, अभियुक्त करेंगे। और दूसरा, इसने जिसके खिलाफ अपराध किया है, ये बेचारा को मान लेते हैं, ये खूब मार दिया है, इसको बेचारा रो रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे विक्टिम यानी कि पीड़ित, ठीक है, यानी कि पीड़ित। एक होता है जो अपराध करता है उसे अभियुक्त कहते हैं, और दूसरा होता है जिसके खिलाफ अपराध होता है उसे कहते हैं विक्टिम, पीड़ित। तो ये पीड़ित जो होता है उसके पास दो अधिकार होता है, ठीक है, और वो दो अधिकार होता है, वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि मामला क्या होगा।
ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए पीड़ित है, इसके ऊपर अपराध हुआ, तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो कोर्ट जाए, दूसरा क्या होता है, या थाने जाए। एक बात याद रखिएगा, चौकी में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ठीक है। थाने में भी एफआईआर, खाली केवल थाने में ही एफआईआर दर्ज है, मेरी ये बात तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चौकी और थाने के लिए हम एक स्पेशल लेकर के आएंगे वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि चौकी किसे कहते हैं, थाना किसे कहते हैं, कोतवाली किसे कहते हैं, एसओ कहाँ बैठते हैं, दरोगा कहाँ बैठते हैं, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इतना जानिए, कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। कोर्ट के पास जाएगा तो क्या दर्ज कराएगा, परिवाद दर्ज कराएगा। और थाने में जाएगा बाबू, तो थाने में क्या दर्ज कराएगा, एफआईआर दर्ज कराएगा, ठीक है। अब देखिए, सभी मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, मेरी बात को याद रखिएगा, सभी मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अपराध दो प्रकार का होता है, यहीं पे समझ लेते हैं। अपराध एक होता है संज्ञेय अपराध, ठीक है, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध इसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी की धारा 2C के तहत परिभाषित किया गया। पुलिस जो होती है केवल संज्ञेय मामलों में ही क्या करती है, एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस केवल संज्ञेय मामलों में ही एफआईआर दर्ज करते हैं। संज्ञेय मामला क्या हो गया, जैसे मर्डर कर दिया किसी का, या मर्डर करने की कोशिश किया, चोरी किया, लूट किया, डकैती किया, आपराधिक न्यास भंग किया, इस सारा कौन मामला है बाबू, सारा का सारा संज्ञेय मामला है। और केवल संज्ञेय मामले में भी क्या होता है, एफआईआर दर्ज करता है, ठीक है। तो एफआईआर थाने में आप दर्ज कराइएगा। अब मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने गोली चलाई, या बेचारे आप बच गए, तो आपने जा करके एफआईआर दर्ज कराया कि देखिए ना, बीच चौराहे पे किसी ने हमको गोली से मारने की कोशिश की, ठीक है, तो हम बच गए, तो आपके पास आ गए एफआईआर लिखने। तो मान लीजिए थाने में जो थाना प्रभारी हैं वो आपका एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो एक धारा है आईपीसी का 166 का ए। अगर पुलिस संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आईपीसी की सेक्शन 166 ए के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संज्ञेय मामले में ही अपराध दर्ज करेगी, इतना बात ध्यान रखिएगा। और असंज्ञेय मामले में क्या करेगा, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कोर्ट होता है, परिवार दर्ज करता है। देखिए, एक मामला आपको बहुत अच्छे से उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, बिना मारपीट किए। आपके खेत पर क्या किया, किसी ने कल सुबह गया, ट्रैक्टर टाली लेकर के जोता, अनाज बो दिया, ठीक है। तो ये कैसा मामला हो गया, संपत्ति से मामला हो गया। तो इसके लिए बाबू अब थाने नहीं जाइएगा। संपत्ति से संबंधित मामले के लिए पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। सारा का सारा पॉइंट कौन सुनेगा, सारा का सारा मामला कौन सुनेगा, कोर्ट सुनेगा। इतना समझ में आएगा। लेकिन वही मामला अभी हम थोड़ा बदल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके संपत्ति पर उसने कब्जा किया, लेकिन मारपीट करके किया, ठीक है। वो गया आपके खेत में, खेत जोता, तब तक आपने उसको रोकने की कोशिश की और उसने धारदार हथियार से आपके ऊपर हमला कर दिया, यानी कि डरा करके, धमका करके आपके संपत्ति को ले रहा है। तो ये मामला कहाँ पहले जाएगा, थाने में जाएगा। उसके बाद बबुआ कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। चलिए, इतना चीज़ समझ में आया, यहाँ तक आपको अच्छा लगा। चलिए आगे हम अगले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, अब अपराध तो बता ही दिए, अब हम आपको पॉइंट टू द पॉइंट बात बताएंगे। जैसे कि चोरी किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, आपराधिक न्यास भंग किसे कहते हैं। उसके बाद क्या बढ़ाएंगे, बलवा दंगा किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ बढ़ाएंगे। अपहरण व्यापहरण किसे कहते हैं, सारा का सारा हम अगले वाले वीडियो में लाएंगे। चलिए, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम यहीं पर आप रोकते हैं, ठीक है। देखिए, एक ही बात कहेंगे कि एग्ज़ाम की अब तिथि जो है एक एक दिन नज़दीक आती जा रही है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा हर एक पॉइंट पे, अच्छे पॉइंट पे छोटा वीडियो हो, लेकिन उसमें कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये दीक्षा जो परिवार है, आपका परिवार है, इसे आप लोग बढ़ाइए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, थोड़ा बताइए, ठीक है, कि ये सर हैं कैसे पढ़ा रहे, ये सारा चीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।